हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज से हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और इसके तहत जो है हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले तथा आत्मारंग पांडुरंग। इसमें जो है इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे जो है एक न एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस का हो या व्यापम का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनके द्वारा जो है बेसिकली जो है भारत में जब सामाजिक सुधार हुआ तो ये उनके जनक हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय को रखते हैं। तो ये सब सुधारों के जो सामाजिक बुराइयां थी, जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी, इनके जो इन्होंने सुधार किए हैं, जो कि ये आज भी इनकी जो सुधार है आज भी प्रासंगिक हैं। तो इस दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एमपीपीएससी का मेंस का हो, चाहे प्री का हो, हर एग्ज़ाम में जो है एक ना एक इसके प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों मध्य प्रदेश का है, उसके क्वेश्चन जो है बीच बीच में टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आते रहेंगे, लेकिन अब रेगुलर जो है हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं और उसमें से एक न एक तथ्य आता ही है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे वो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, आधुनिक भारत के पिता, नव दिन प्रभात काल का तारा आदि नामों से राजा राम मोहन राय जो बहुत प्रसिद्ध थे। इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों अब जो है कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है, उस समय जो है कलकत्ता बोला जाता था। दोस्तों जितने नाम मैंने अभी नाम लिए हैं, चाहे भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हो, या पुनर्जागरण के अग्रदूत हो, या आधुनिक भारत के पिता हो, या नौ दिन प्रातः काल का तारा, भोर का तारा हो, दोस्तों ये सारे नाम, इनसे सारे प्रश्न एक एक बन चुके हैं। यानी ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है, या आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, या नौ दिन प्रभात काल का तारा किसे कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न जो है आए हुए प्रश्न है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जितने नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से समाज सुधार के लिए कार्य किए हैं। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जो है एकेश्वरवाद का नारा दिया। एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक है। जैसे बहुत सारे ईश्वरों की पूजा करते हैं, वो ना करके ईश्वर एक है। तो ये प्रश्न में पूछा गया है कि एकेश्वरवाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये नारा दिया है राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में बात करूंगा, तो उनकी कुछ, चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद हो, इनकी जो कुछ सामाजिक सुधार हैं जो है सेम है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ जो है अलग विविधता है, जिससे ये अलग जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो विविधता है उसी को जो है उसी कीवर्ड्स को हमें पकड़ना है। तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद का उन्होंने नारा दिया है। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बढ़ावा दिया, यानी बल दिया है। इन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, छुआछूत, जातिवाद, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का इन्होंने विरोध किया है। तो दोस्तों जो ये वाली जो इनकी सामाजिक सुधार है, ये लगभग सभी जो है जितने समाज सुधारक थे सभी का ये एक मत था। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एकेश्वरवाद का नारा किसने दिया, दोस्तों एकेश्वरवाद का जो नारा है वो दिया है राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। चलिए हम अगला देखते हैं। राजा मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल, मतलब जो सती प्रथा है, सती प्रथा को जो समाप्त किया है, जो उसकी शुरुआत की थी वो राजा राम मोहन राय ने ही की थी। अब क्योंकि कोई भी अगर प्रथा है तो उसको क्या है ऐसे समाप्त नहीं की जा सकती। तो जो उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। उन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय ने उनकी सहायता से एक कानून बनवाया। उस कानून के 17 जो अनुच्छेद 17 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अनुच्छेद 17 है उसके तहत एक प्रावधान करवाया कि कोई भी यदि स्त्री को सती प्रथा होने के लिए अगर बाध्य करता है तो जो करता है उसको मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से अगर कोई भी कानून अगर
इस अगर सजा का प्रावधान होगा तो उसका जो है प्रभाव अलग होगा। तो ये यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजा राम मोहन किसने सती प्रथा को जो है समाप्त करने का प्रावधान किया, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हम बात करेंगे। और किसने किया, तो वो है राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को जो है उनके माध्यम से कानून बनवाया। उस कानून के अनुच्छेद 17, दोस्तों ये पूछा गया है इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 17 के तहत अब किसी महिला को सती प्रथा होने के लिए अगर बाध्य किया जाता है तो उसमें मौत की सजा का प्रावधान है। अगला हम बात करते हैं जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब वो 17 साल के थे उन्हें इंग्लिश, फारसी, उर्दू, हिब्रू आदि ऐसे बहुत सारी जो है भाषाओं का उनको एक ज्ञान था। दोस्तों जो हिब्रू भाषा है वो वर्तमान में जो इज़राइल देश है, आपने देखा होगा इज़राइल बहुत ही छोटा है। इज़राइल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उर्जित एकेडमी में देख सकते हैं। तो इज़राइल जो देश है उसकी जो राष्ट्रभाषा है वो हिब्रू ही है। तो ये हिब्रू भाषा भी राजा राम मोहन राय को बहुत अच्छी तरह से आती थी। इसके बाद ये जो है राजा राम मोहन राय ने धार्मिक ग्रंथ वेद और उपनिषदों का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो दोस्तों जो बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने जनता की सेवा हेतु, ठीक है, उन्होंने जनता की सेवा हेतु 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, एमपीपीसीएस में आया है, व्यापम में आया हुआ है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की, ये अलग आया हुआ है, और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ये दोनों प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। तो बेसिकली आत्मीय सभा है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ईसाई धर्म पर प्रेसेप्ट ऑफ जीसस नाम की एक किताब लिखी। ठीक है, कौन सी लिखी, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, बहुत महत्वपूर्ण है, 1820 में लिखी। कब लिखी, 1820 में लिखी। अगला है 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी नाम का साप्ताहिक अखबार शुरू किया। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आया हुआ है कि संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्र किसने लिखा। तो दोस्तों 1821 में राजा राम मोहन राय ने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने लिखा है। अगला हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में, ठीक है, जो पहला था वो बंगला भाषा में था। ये प्रश्न पूछा गया कि संवाद जो कौमुदी नाम का साप्ताहिक अखबार है वो किस भाषा में लिखा है। तो दोस्तों वो भाषा का नाम है बंगला। किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने लिखा है और 1821 में लिखा है। दोस्तों ये बार बार रिपीट करने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने एक फारसी भाषा में, ठीक है, एक साप्ताहिक, ये भी साप्ताहिक ही अखबार है, ये मिलात उल अखबार, ठीक है, मिलात उल अखबार की जो है इन्होंने भी जो है इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों ये दोनों, इस संवाद कौमुदी हो गया और मिलात उल अखबार, ये दोनों जो है राजा राम मोहन राय ने लिखा था। जो मिलात उल अखबार है इसकी जो भाषा थी वो फारसी है और संवाद कौमुदी की जो भाषा थी वो बंगला थी। 1821 में उसकी शुरुआत की थी। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेदांत, ये प्रश्न भी आया हुआ है। राजा मोहन राय से जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं। तो 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कहाँ की, कलकत्ता में की। अगला पॉइंट है 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ये तो प्रश्न कम से कम 10 बार पूछा गया है कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ठीक है, अगला हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके समर्थक थे। ठीक है, उनका मानना था कि जो हिंदू समाज है उसमें जो बुराइयां व्याप्त है उसको पश्चात, यहाँ पश्चात का मतलब ये हो रहा है कि जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से जो है जो हिंदू समाज में बुराइयां हैं उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये दूसरे विचारक होंगे ये उनसे अलग है। तो राजा राम मोहन राय जो अंग्रेजी भाषा थे उसके समर्थक थे। साथ ही साथ उनका मानना था कि हिंदू समाज में जो बुराइयां विद्यमान हैं उसको पश्चात यानी पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से जो है ज्ञान विज्ञान के माध्यम से जो है उसको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ निकल के आ सकती है। अगर प्रश्न आता है कि किसने पश्चात शिक्षा का समर्थन किया है, तो जी हाँ दोस्तों वो राजा राम मोहन राय ही थे। अगला हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने समाज में विद्यमान जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत तथा मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया है।
ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। उनका मानना था कि जब तक भारतीय समाज में बुराइयां मौजूद है तब तक भारत प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का जन्मदाता तथा नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। दोस्तों ये जितने की पॉइंट्स हैं कि उनको क्या क्या कहा जा सकता है, यानी किसी के निक नेम क्या है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे बताऊं आपको, जैसे मध्य प्रदेश से क्या क्या निक नेम है, यानी क्या क्या कहा जाता है। तो जैसे सोया प्रदेश, बाघ प्रदेश, हृदय प्रदेश, ठीक है, नदियों का मायका, इस टाइप के अलग अलग उनके नाम हैं। तो ठीक राजा राम मोहन राय के साथ भी है कि उन्हें बहुत सारे नामों से जो है पुकारा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पैगंबर, ठीक है, नवभोर का तारा, आ, और अग्रदूत, इस टाइप की चीज़ें जो है उनको कहा जाता है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक जगह पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों जो उस समय पे अकबर द्वितीय थे, उनकी पेंशन से संबंधित के लिए बात करने के लिए इंग्लैंड अकबर द्वितीय ने भेजा था, और उन्होंने ही इन्हों राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि दी थी। किसको? राजा राम मोहन राय को। पहले मोहन राय नाम था, लेकिन बाद में उनका नाम राजा पड़ा, राजा राम मोहन राय। तो जो राजा की उपाधि थी बेसिकली अकबर द्वितीय ने ही दी थी। और जब वो ब्रिस्टल गए इंग्लैंड में, तो वहाँ उनकी 1833 में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की किसने उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय ने दी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो वो 1833 में इंग्लैंड में हुई। दोस्तों एक एक शब्दों में जितना मैंने आपको बताया, इससे संबंधित अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो सारे इसमें प्रश्न जो है आए हुए हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है राजा राम मोहन राय का जो है टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले जो समाज सुधारक थे वो है दयानंद सरस्वती। दोस्तों 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त मार्टिन लूथर के नाम से, ये भारतीय जो मार्टिन लूथर के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस समाज सुधारक को भारतीय मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो दोस्तों वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन है? दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में कहा हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के कठियावाड़ में हुआ था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो मूल शंकर नाम था, है ना, यानी उनका जो असली नाम है वो मूल शंकर था। दोस्तों ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है, उनके नाम से ऊपर भी पूछा गया है, तो इसलिए एक एक चीज़ आप उसको याद रखेंगे। उनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था, किंतु दांडी स्वामी पूर्वानंद ने उनका मूल शंकर को क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती उनका नाम रख दिया। चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो दोस्तों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। यानी आर्य समाज जो है, जैसे हम जो बहुत सारी स्कूलें देखते हैं, डीएवी स्कूल, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई स्कूलें हैं, है ना, उन्हीं के जो है तत्वाधान में जो है आज तक चल रही हैं। तो 1875 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने बम्बई में, उस समय इस समय मुंबई हो गया है, पहले बम्बई था, तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, हमने अभी बात की कि ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में। अब 1875 में किसकी स्थापना की गई? वो की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, जातिवाद, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, बहुपत्नी विवाह और छुआछूत का विरोध किया। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा था, हम थोड़ा कंपेयर करके भी चलते हैं। जैसा हमने पिछले देखा था, राजा राम मोहन राय ने भी इसी तरह के कुछ उन्होंने विरोध किया था, और ठीक जो है दयानंद सरस्वती जी ने भी जो है इन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है। अगला टॉपिक हम देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने नारी शिक्षा तथा स्त्री जो सशक्तिकरण है पर जोर दिया तथा नर बलि और बाल विवाह जैसे समाज में व्याप्त बुराइयों का इन्होंने विरोध किया है। अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के प्रसार और प्रसार के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खुलवाए, जिसमें से हम जानते हैं जो डीएवी स्कूल है, ये उन्हीं के द्वारा शुरू की गई स्कूल जो है आज भी चल रही है। अगला टॉपिक पॉइंट देखते हैं हम। स्वामीनाथन दया सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या है? तो दोस्तों क्या हुआ था, जब 18वीं शताब्दी में बहुत सी जो जातियाँ थी, ठीक है, बहुत सारी जातियाँ थी, तो वो आर्थिक और मतलब धन, आर्थिक और सम्मान के लिए उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन जो जिन्होंने आर्थिक और सम्मान के लिए जो ईसाई धर्म को अपना लिया था, वो चाहते थे कि पुनः वो अपने धर्म में आ जाए। इसी के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। दोस्तों मोस्ट आईएमपी ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ, शुद्धि आंदोलन, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आप शुद्धि को थोड़ा ठीक कर लेंगे। शुद्धि कुछ ऐसा होता है, ठीक है,
तो जो शुद्धि आंदोलन है, उसकी शुद्धि आंदोलन को चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतीय जो जाति ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई है, चाहे सम्मान के लिए कन्वर्ट हुई हो या धन के लिए कन्वर्ट हुई हो, वो पुनः है अपने समाज में आ जाएं, अपने जाति में आ जाएं, और इसी के लिए उन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों ये शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया। तो मैंने आपको रीज़न बताया कि आखिर वो किस लिए चलाया गया। तो चलिए हम अगला देखते हैं। स्वामी नंद सरस्वती पश्चात शिक्षा के विरोधी थे। दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि जो राजा राम मोहन राय थे वो पश्चात शिक्षा को वो बहुत ज़रूरी मानते थे। उनका मानना था कि भारत में जो व्याप्त जो सामाजिक बुराइयां हैं वो पश्चात शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दयानंद सरस्वती का मानना है कि पश्चात शिक्षा जो है वो भारतीयों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी जो भारतीयों की संस्कृति है, वेद हैं, वो पश्चात शिक्षा से कहीं अच्छे हैं, यानी कहीं अधिक हैं। तो उनका यही मानना था कि भारतीयों को केवल जो है अपने वेदों पे ही मतलब वेदों की ही पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि वेद जो उनकी संस्कृति है वो पश्चात शिक्षा से कहीं है। इसीलिए उन्होंने एक नारा भी दिया है, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों बहुत मोस्ट आईएमपी है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अगर दोनों में एक पश्चात शिक्षा के समर्थक हैं और ये पश्चात शिक्षा के समर्थक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ दोनों में जो है अलग अलग मतभेद होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को अलग करती है, यहाँ दयानंद सरस्वती को अलग करती है और वहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय को अलग करती है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि उन्होंने पश्चात शिक्षा के ऊपर जो है विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का जो है नारा दिया। अब अगला हम देखते हैं, टॉप पॉइंट देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एकेश्वरवाद पर भी विश्वास रखते थे। ठीक है, ये भी एक एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे, यानी ईश्वर एक है। अगला हम देखते हैं, उन्होंने वैदिक संस्कृति अपनाने जाने पर जोर दिया, यानी ये मानते थे कि जो हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, वेदों वाली जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसी को अपनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज, स्वभाषा और स्वदेशी पर बल दिया, यानी खुद का राज होनी चाहिए, खुद की भाषा होनी चाहिए और स्वदेशी कोई भी चीज़ हो वो खुद की बनी हुई होना चाहिए, इस पर बल दिया। वो पहले व्यक्ति थे, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया। दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार पूछा भी गया है कि किसने स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया, तो वो दोस्तों वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला हम पॉइंट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रभाषा को, राष्ट्रवाद को अपनाने विचारों एवं कार्यों में मुखर किया, अर्थात उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सॉरी विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। अगला इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश और वेद भास नामक किताबें लिखी। दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, जो सत्यार्थ प्रकाश और वेद भास दो नाम की जो है इन्होंने किताबें लिखी हैं। ये बहुत प्रचलित बुक है, सत्यार्थ प्रकाश और भेषवाद वेद भाष। ठीक है, 1882 में गोरक्षणी सभा की स्थापना की। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि 1882 में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों गोरक्षणी सभा की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1882 में की है। उन्होंने राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारत भारतीयों का कहा। दोस्तों जब भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम था, तब भी उन्होंने जो है स्वतंत्रता में जो है इस तरह की शब्दों का उपयोग करके स्वतंत्रता रूपी अलख जगाई। उन्होंने जो नौजवान थे उनको बताने की कोशिश की कि इन स्वदेशी और वेद इन सब चीज़ का जो है हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि अंग्रेजों की जड़ें मजबूत हों, सॉरी कमज़ोर हों। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है उन्होंने उपदेश दिया, भारत भारतीयों का कहा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किसने कहा है कि भारत भारतीयों का, तो दोस्तों वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। हम अगला देखते हैं। अब अगले जो आदमी हैं, अगले जो विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, वो हैं स्वामी विवेकानंद। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति वर्ष 12 जनवरी को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जो दिवस है वो मनाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म 12 जनवरी को वो किसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही जो महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी के विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, समाज सुधारक हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है बेसिकली 1862 में हुआ है। कब हुआ है? 1862 में। उस समय के कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। दोस्तों ये प्रश्न में पूछा गया है कि विवेकानंद के जो बचपन का नाम क्या है। तो दोस्तों विवेकानंद के जो बचपन का नाम है वो नरेंद्र दत्त है। ठीक है, अब इसके बाद जो इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने सेवा को ईश्वर के समान माना, यानी अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो, अगर वो ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हो, किसी की सेवा करते हो, तो दोनों जो है समतुल्य हैं, इक्वल हैं।
इसका जो अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाज कल्याण आध्यात्म के माध्यम से ही हो सकता है, यानी समाज का जो कल्याण है वो अध्यात्म के माध्यम से ही हो सकता है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद और छुआछूत का जो है पुरजोर विरोध किया है। अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है। अब दोस्तों ये अभी हमने जो राजा राम मोहन राय को पढ़ा तो वो मूर्तिवाद के जो है विरोधी थे। वहीं हमने दयानंद सरस्वती को पढ़ा, वो भी मूर्ति के विरोधी थे, मूर्ति पूजक। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जो है मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। इनका मानना था कि अगर हम किसी के पूजा करते हैं तो वो हमारे सामने होना जरूरी है, चाहे मूर्ति रूप में हो चाहे साक्ष्य हो। तो इस तरह से इनका जो है मूर्ति पूजा में जो है विश्वास था और ये समर्थक है। इसी कारण 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का, राजा राम मोहन राय के अलग थे लेकिन इनके अलग है। नव हिंदू जागरण के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो है स्वामी विवेकानंद को। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं हम। ये मूर्ति पूजा वाला जो यहाँ पॉइंट्स है, ये स्वामी विवेकानंद को उन दोनों से अलग करता है। तो इस तरह के जो की पॉइंट्स होते हैं, जो हम जो तुलना करते चल रहे हैं, तो इसमें जो है पॉइंट्स में याद रखने से ये पता चलता है कि ये क्या करते हैं, इनकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछा जाता है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के जो शिकागो शहर है वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का जो है उन्होंने पूरे विश्व के सामने अपना पक्ष रखा। ठीक है, जिससे उसमें उन्होंने भारत के जो आध्यात्मिक के बारे में जो बताया, जिससे कि आज भी पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। अगला हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस के उपदेश मानव सेवा को के संदेश को प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये मैंने यहाँ सन नहीं लिखा है, बेसिकली सन है 1897। ठीक है, 1897 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 में बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, जो जो विवेकानंद हैं उनके जो गुरु थे, गुरु परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर 1897 में बेल्लूर बेसिकली जो है कोलकाता में है। अभी कलकत्ता हो गया, उस समय कोलकाता अब हो गया है, कलकत्ता था पहले, में रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का देश के नव युवकों को एक संदेश था कि उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी अगर देखते हैं स्वामी विवेकानंद का पोस्टर या फोटो देखते हैं तो उसमें ये लाइन जरूर लिखी रहती है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलिए हम अगला देखते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो मृत्यु है वो 1902 में अल्पायु में हो गई थी। अगले जो समाज सुधारक हैं वो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। दोस्तों 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और परोपकारी व्यक्ति के रूप में इनका नाम दर्ज कराने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर का जो जन्म है वो 1820 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किए गए कार्य 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जो है जो इनके अब हम बात करेंगे इनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों जो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में विधवाओं की जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि बाल विवाह है, और दूसरा जो जो भारतीय सैनिक थे उनकी मृत्यु के कारण जो है विधवाएं स्त्रियां विधवा होती जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि उन धीरे धीरे क्या हो रहा था, जब विधवा होती जा रही थी तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। जब संख्या बढ़ती जा रही थी तो समाज में उनका बहिष्कार होने लगा था। लोग बाग उन्हें गलत निगाहों से या गलत नज़रिए से देखने लगे, उनका बहिष्कार करने लगे थे। ठीक है, तो इस कारण जो है उन्होंने बहिष्कार इसको ध्यान में रखते हुए, अगर बहिष्कार होने लगे तो इसको ध्यान में रखते हुए ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया, 1854 में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया। कि मतलब इस तरह से जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही है तो ये क्या करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1854 में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उनकी सहायता से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम पारित कराया। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 1856 में इसमें दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं कि पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1856 में हुआ। किसने करवाया, तो वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों ये यानी एक क्वेश्चन से तीन प्रश्न, एक
मतलब प्रश्न से 3-3 प्रश्न कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया था। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुपत्नी, जातिवाद, बाल विवाह, छुआछूत का जो है विरोध किया। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विधवा विवाह पुनर्विवाह पारित करवाने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इसलिए जो है एक एक चीज़ आप उसको याद रखिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ का अगर प्रश्न ये सीधे सीधे ना पूछा जाए तो भी आपको याद रहे। तो ईश्वरचंद्र जो विद्यासागर थे उन्होंने बहुपत्नी, जातिवाद, बाल विवाह और छुआछूत का जो है विरोध किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है लड़कियां अर्थात स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा से सारा समाज जो है शिक्षित हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जो अगले समाज सुधारक थे वो ज्योतिबा फूले थे। दोस्तों इनका पूरा नाम महात्मा फूले गोविंद राव फूले है। ठीक है, महात्मा फूले गोविंद राव फूले है। ये एक भारतीय समाज में सुधारक भी हैं, समाज समाज प्रबोधक भी हैं, विचारक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, लेखक भी हैं, दार्शनिक भी हैं तथा एक क्रांतिकारी भी हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है 1827 में पुणे में हुआ, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। अब इनके हम कार्य देख लेते हैं। बेसिकली जो है ज्योतिबा जो फूले थे उन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, अभी हमने देखा कि 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, किसके द्वारा की गई है, राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। इसके बाद हमने देखा दयानंद सरस्वती में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके बाद हमने देखा कि 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद हमने देखा कि 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह जो एक्ट बनवाया। अब हम देख रहे हैं कि जो फूले जी हैं, ठीक है, महात्मा फूले जो हैं, ये ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने 1873 में यानी 73 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की संस्था का गठन किया। ये प्रश्न बहुत बार दोस्तों आया हुआ है। सत्य शोधक समाज जो है नामक संस्था का गठन 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया। महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है कार्य किए। भारतीय समाज में प्रति जाति पर आधारित विभाजन बाल विवाह पर इन्होंने के विरुद्ध ये विरुद्ध थे, यानी जो विभाजन है और बाल विवाह हो रहा है ये उसके बहुत थे। खासकर ये जातिवाद की ये बहुत बड़े घोर विरोधी थे। ठीक है, क्योंकि इनके साथ भी जो है इस तरह से किया गया, इसलिए ये बहुत ही विरोधी थे। हम देखते हैं यहाँ एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ज्योतिबा जो फूले थे समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल थे। उनका मानना था चाहे समाज का कोई वर्ग हो, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये जितने समाज सुधारक मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी देखिए जो भी उनकी सामाजिक बुराइयां उस समय थी, आज वो कितनी प्रासंगिक है। आज भी उनकी प्रासंगिकता मतलब विद्यमान है, कि मतलब आज भी वो इतने प्रासंगिक है कि उनकी आवश्यकता आज भी पड़ रही है। यानी जो उन्होंने उस समय पे बताया था कि ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए, ये बुराइयां हैं, वो बुराइयां देखिए आज भी जो है कितनी भी प्रासंगिक हैं, कितनी ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कभी कभी प्रश्न बनता है मेंस में कि राजा राम मोहन राय की जो शिक्षाएं हैं आज भी प्रासंगिक हैं, 100 शब्दों में लिखिए। तो इस टाइप की जो चीज़ें जो है उसमें अक्सर लिखने को आती है, तो हम लिख सकते हैं उनकी सामाजिक उनके जो उन्होंने कार्य किया फिर आज के परिप्रेक्ष्य से कैसे ज़रूरी है हम ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी कड़ी में आगे हम देख रहे थे कि जो ज्योतिबा फूले थे स्त्रियों शिक्षा का अधिकार प्रदान करने एवं जागरूक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई। ज्योतिबा फूले ने धर्म तृतीय, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। अब कौन कौन सी हैं? धर्म तृतीय, चेतावनी, गुलामगिरी। दोस्तों ये जो गुलामगिरी बुक है इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है गुलामगिरी। इससे संबंधित प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। गुलामगिरी किसकी बुक है, पुस्तक है? तो वो है ज्योतिबा फूले की। सत्य धर्म, सत्य शोधक समाज, इन्होंने स्थापना भी की है 1875 में। अब इन्होंने किताब भी लिखी सत्य शोधक समाज, सार्वजनिक तथ्य, धर्म आदि इन्होंने की पुस्तकें रचना की। अब अगले जो समाज सुधारक हैं वो है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो जो आत्माराम है ये प्रार्थना समाज बेसिकली है। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने एक बम्बई में 1867 में की। कब की? 1867 में की। अब ये लास्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, कौन सी है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में हुई है। ठीक है, 1875 में हुई है। इसको जो है अमेरिका के दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों HP ब्लावास्की तथा स्टील आलकाट ने जो है कि ये दोनों भारतीय विचारों और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। ठीक है,
अब ये इन्होंने स्थापना क्यों की, तो दोस्तों इनका मानना था कि हिंदू धर्म की जो प्राचीन विरासत और गौरव है उसको पुनर्स्थापित रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये मिटे। वो इतने हमारे जो भारतीय हैं उनके जो विचार और संस्कृति ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इसीलिए जो है इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की 1875 में, अमेरिका में की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आज का समाप्त हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, और साथ ही साथ जो है इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि मेरे द्वारा जो एक एक चीज़ बताई गई है मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन किया है, डीपली एक्सप्लेन किया है। अब मेरे द्वारा बताई गई एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का आप अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।